हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दिशा सिवाच एंड वेलकम टू मिशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 20 करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ब्लड की कंपोजिशन पढ़ी थी। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। ब्लड के अंदर दो चीज़ें थी, एक तो ब्लड प्लाज्मा होता है और दूसरा ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, एक तो ब्लड प्लाज्मा होता है, दूसरा ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, हम प्लाज्मा के बारे में कम्प्लीटली लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो प्लाज्मा होता है उसकी कंपोजिशन हमारे ब्लड के अंदर 55% होती है। ठीक है, और जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारी 45% ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हमें क्या स्टार्ट करना है, आज हमें ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ब्लड कॉर्पल्सेस बोल दो या फिर सेल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ब्लड सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ब्लड सेल्स क्या होती हैं? ब्लड कॉर्पल्सेस कंसिस्ट ऑफ द सेल नोन एज ब्लड कॉर्पल्सेस। ब्लड के अंदर छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्लड कॉर्पल्सेस बोलते हैं। ठीक है, और फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड, ये क्या करती हैं? ब्लड की फॉर्मेशन करती हैं एक तरीके से। ठीक है, दीज सेल्स हैव देयर ओन फंक्शन एंड रोल इन देयर रोल प्ले इन द बॉडी। ठीक है, ये जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनका अपना खुद का कुछ रोल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब वो जो सेल्स थी वो कौन कौन सी प्रेजेंट थी? रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट थी, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट थी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट थी। ठीक है, तो हमारे ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? एक तो प्लाज्मा प्रेजेंट है, दूसरी ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। जो प्लाज्मा है वो तो क्या है हमारा? एज अ मैट्रिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है, उसके अंदर कौन प्रेजेंट है? 45% हमारी ये सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, कौन कौन सी सेल्स? ये होती है हमारी आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। दूसरी कौन सी चीज होती है? डब्ल्यूबीसी, जिनको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। और तीसरी कौन सी प्रेजेंट होती है? हमारी प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब इन तीनों चीजों के हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, अलग अलग फंक्शन होते हैं। जो हमारी आरबीसीज होती हैं उनका हमारी बॉडी में कुछ और फंक्शन मिलेगा। डब्ल्यूबीसीज जो हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उनका हमारी बॉडी में कोई और काम होता है, और प्लेटलेट्स होते हैं उनका अपना स्पेशल फंक्शन होता है। अब एक एक करके हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उनकी क्या क्या फंक्शनिंग होती है। ठीक है, क्या उनके स्ट्रक्चर होते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, टाइप ऑफ द ब्लड सेल्स क्या बताई हैं? आरबीसी हैं वो एक ही तरीके की होती हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वो रेड कलर की होती हैं। किसके कारण होती हैं वो? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, इनके अंदर क्या होती है? कलर्ड पिगमेंट होती है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम की पिगमेंट होती है जिसके कारण आरबीसी का रेड कलर होता है। ठीक है, ये हमारी प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये हमारी प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या है? हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। अब जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा संख्या होती है, वो कई टाइप की होती हैं। ठीक है, अगर हम उनको डिवाइड करें तो उनको हम बोल सकते हैं ग्रेन्युलोसाइट, और एक ग्रेन्युलोसाइट के अंदर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी सेल्स जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे डॉट लाइक कोई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, उनको हम बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइट। और एक ग्रेन्युलोसाइट का मतलब है ऐसी व्हाइट ब्लड सेल्स जिनके अंदर कोई ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ना हो, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट ना हो। ठीक है, दाने से प्रेजेंट ना हो जिनके अंदर, वो होंगे हमारे ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, तो टोटल हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो 5 तरीके की होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में ही पढ़ना है। तो फर्स्ट पोर्शन कौन सा आ गया हमारा? रेड ब्लड सेल्स का। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल, और उनका एक और नाम है जिनको हम इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इरिथ्रोसाइट के नाम से हम इसे जानते हैं। इनकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है हमारी बोन मैरो के अंदर। ठीक है, बोन मैरो के अंदर क्या होती है? हमारी रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। आरबीसीज आर बाइकनकेव सेल्स। ठीक है, अब इन सेल्स को जब हम देखते हैं तो एक ऐसी होती हैं बाइकनकेव टाइप की सेल्स होती हैं।
ठीक है। अब बाइकनकेव का क्या मतलब है, देखो जो कनकेव का मतलब होता है इस तरीके की शेप, ठीक है, ये एक कनकेव होगी, दूसरी साइड से भी अगर ये कनकेव तरीके की स्ट्रक्चर बना लेगी, और इस तरीके से अगर हम इसको देखें, ठीक है, जब हम रेड ब्लड सेल्स को साइड से देखते हैं, रेड ब्लड सेल्स को जब हम साइड से देखते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं, हमें इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये बाइकनकेव शेप की है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल इसको जब उठा करके, ठीक है, इसको सीधी करके देखो, दिखा नहीं रहा, हाँ देखो, इसको जब देखते हैं स्ट्रक्चर तो यहाँ से कनकेव शेप दिख रही है, ठीक है, इसको दूसरी साइड से भी देखेंगे तो यहाँ से भी कनकेव शेप की है, यहाँ से भी कनकेव शेप, ठीक है, तो ये बाइकनकेव शेप की सेल्स होती हैं, ठीक है। इन सेल्स के अंदर एक खास बात होती है, जिस टाइम पे जो आरबीसीज हैं, जिस टाइम पे वो बिल्कुल शुरुआती स्टेज में होती हैं, उस टाइम पे इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जब ये मैच्योर हो जाती हैं उस टाइम पे इनका जो न्यूक्लियस है वो अपने आप खत्म हो जाता है, वो गायब हो जाता है, ठीक है। हर एक सेल के अंदर मानते हैं कि जरूरी कंपोनेंट क्या होते हैं, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन हमारी जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। कब नहीं पाया जाता, जब वो बिल्कुल मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल मैच्योरेशन के टाइम पे फिर क्या हो जाता है, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है। देयर आर अबाउट 4.5 to 6 मिलियन आरबीसीज पर एमएम ऑफ ब्लड, ठीक है, ये बात भी हम बता चुके थे कि हमारी जो आरबीसीज की संख्या है, रेड ब्लड सेल्स की संख्या है, वो ह्यूमन में कितनी होती है, वो हमारे इंसानों के अंदर 4.5 से लेके 6 मिलियन प्रेजेंट होती हैं पर एमएम ऑफ ब्लड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अब ये इतनी बड़ी जो रेंज दे रखी है ना 4.5 से लेकर के 6 तक की, ठीक है, अब इसका मतलब है कि 4.5 से लेकर के 6 तक की रेंज ये दोनों की मिला के दे रखी है, ठीक है, मेल की भी और फीमेल की भी, ठीक है, जैसे कि जो फीमेल्स होती है उनके अंदर 4.5 से लेकर के 5 या फिर 5.5 तक की रेंज मिल जाती है, ठीक है, बॉयज के अंदर क्या मिल जाती है, 5 to 6 की रेंज मिल जाती है इसके अंदर, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन बस यही है क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं उनके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह होती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, उसके कारण जो ब्लड लॉस हो जाता है, उसके कारण हम क्या बोल सकते हैं कि उनमें रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है, ठीक है। बॉयज के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, मेंस्ट्रुएशन की कोई साइकिल नहीं होती, इसके कारण उनकी बॉडी से ब्लड लॉस नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो आरबीसीज की संख्या है वो 4.5 से लेके 6 तक वेरी करती रहती है, ठीक है। गर्ल्स में आरबीसीज की संख्या थोड़ी सी कम होती है, बॉयज के अंदर आरबीसीज की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। अब इन आरबीसीज का क्या काम होता है, जो ये रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो आयरन रिच होती हैं, ठीक है। आयरन रिच का मतलब है कि इनके अंदर एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है आयरन, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके अंदर एक पिगमेंट होती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन किससे बनी हुई थी, वो जो हीमोग्लोबिन बनी हुई थी वो बनी हुई थी हमारे आयरन से प्लस प्रोटीन से, ठीक है, प्लस प्रोटीन पार्ट से बनी हुई थी, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन भी आरबीसीज के अंदर ही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही कौन होता है, हमारा आयरन होता है। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होती हैं, वो आयरन रिच होती हैं, रेड कलर्ड होती हैं, ये भी बता दिया कि किसकी वजह से रेड होती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन पिगमेंट हीमोग्लोबिन, देखो हीमोग्लोबिन की कितनी तारीफ कर रखी है कि आरबीसीज के अंदर कौन होता है, आरबीसीज के अंदर आयरन रिच ऑक्सीजन कैरिंग रेड कलर्ड एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इसी लाइन से इसने ये बता दिया कि हीमोग्लोबिन का क्या काम है, हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन को अपने साथ में बाइंड करती है, अपने साथ में जोड़ती है, ठीक है। तो अगर हीमोग्लोबिन अपने साथ में ऑक्सीजन को जोड़ती है, उसको अपने साथ लेके चलती है, तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि रेड ब्लड सेल्स हैं या फिर ब्लड है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये बात आई समझ के आरबीसीज क्या होती हैं, आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है, जो हमारी बोन मैरो के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दूसरी चीज जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो बाई कनकेव शेप की होती हैं, ठीक है, दोनों साइड से क्या होंगी, इस तरीके से कनकेव शेप की हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से बाई कनकेव शेप की ये हो जाएंगी, और इनकी जो अमाउंट होती है वो 4.5 से लेकर के 6 मिलियन
पर mm ऑफ द ब्लड ये प्रेजेंट होती हैं। और क्या चीज है, इनके अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम की पिगमेंट है जो कि क्या करती है, जिसके अंदर आयरन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर और क्या चीज प्रेजेंट होगी, हमारे प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। हीमोग्लोबिन की एक खास बात होती है कि वो क्या कर सकती है, ऑक्सीजन के साथ में बाइंड कर सकती है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के अपने साथ रख सकती है। तो इसका मतलब है जो आरबीसीज होती हैं वो हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती हैं, कैसे, अपने साथ में बाइंड कर। और बाइंड कौन करेगा, हीमोग्लोबिन करेगा अपने साथ बाइंड, ठीक है। देयर मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, वही बात बताई है कि ऑक्सीजन को बहुत सारे टिश्यूज तक ट्रांसफर करने का ये काम करेगी, ठीक है। और इस ऑक्सीजन को लेके कहाँ से जाएगी, वो लंग्स से लेके जाएगी, ठीक है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था ना कि लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एयर, ठीक है। वो एयर कौन सी थी, ऑक्सीजन रिच एयर थी, ठीक है। तो वहां पर जब ब्लड कैपिलरीज जाएंगी, ब्लड जाएगा तो हीमोग्लोबिन क्या करेगी, वहां से ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़ के बिठा लेगी और वो ऑक्सीजन फिर क्या करेगी, उस ऑक्सीजन को फिर ब्लड क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये पूरा काम था किसका, हमारी रेड ब्लड सेल्स का। उसके बाद कौन आ गई, हमारी WBCs, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स आ गई। अब व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, तो देखो जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं दे आर लार्ज साइज्ड, ठीक है। इनका साइज कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, इतना भी बड़ा नहीं होता कि हम उसको बाहर देख सकते हैं, मतलब आरबीसी से इसका साइज क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। न्यूक्लिएटेड मतलब हमारी आरबीसीज के अंदर तो कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था ना मैच्योरिटी के टाइम पे, बट जो हमारी WBCs हैं, जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सब के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो एक्सेप्शन है, ठीक है, वो एक अपवाद है जिसके अंदर मेच्योरिटी के टाइम पे क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। अदरवाइज हर एक सेल के अंदर ये इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, एक तो सेल मेम्ब्रेन जरूर मिलेगी सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म जरूर मिलेगा और उसका न्यूक्लियस जरूर मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्शन में कौन आ गया हमारा, एक्सेप्शन में आ गया हमारे रेड ब्लड सेल्स। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, व्हाइट ब्लड सेल्स की। तो इसके अंदर तो प्रेजेंट होगा ना हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, बड़े साइज की होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं, प्रेजेंट इन मच स्मॉलर नंबर, ठीक है। इनकी नंबर बहुत ज्यादा कम होती है। लास्ट लेक्चर अगर किसी को याद हो तो मैंने बताया था कि हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ये ब्लड सेल्स 45% प्रेजेंट होती हैं हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। 55% हमारा प्लाज्मा होता है। अब जो ये 44 कंटेंट बताया था, इसमें से 44% तो हमारी आरबीसीज ही होती हैं, ठीक है, आरबीसीज ही होती हैं। 1% में कौन आ गई, हमारी WBCs भी आ गई और हमारी प्लेटलेट्स भी आ गई, WBCs भी आ गई और प्लेटलेट्स भी आ गई, ठीक है। तो ज्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट होगा, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है वो सेल्स आरबीसीज प्रेजेंट होंगी और WBCs हमारे 1% में प्रेजेंट होंगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो WBCs हैं उनकी संख्या हमारे ब्लड के अंदर बहुत कम होती है। ये कितनी होती है, 6000 से 8000 मिलीमीटर स्क्वायर तक होती है, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे ब्लड के अंदर। दे आर कलरलेस, ठीक है। अब ये भी बात मैंने पिछले लेक्चर में बता दी थी कि WBCs होती हैं वो व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनके अंदर कोई कलर नहीं होता, लेकिन अगर हम उसको कलरलेस बोलेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, तो इसीलिए हमने इनको क्या बोल दिया, कोई कलर नहीं है तो हमने इनको व्हाइट ब्लड सेल्स बोल दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर कोई भी कलर्ड पिगमेंट नहीं है, ठीक है। ये व्हाइट क्यों है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी कलर्ड पिगमेंट नहीं है, ठीक है। कलर्ड पिगमेंट नहीं है तो हमने इनको क्या बोल दिया, कलरलेस बोलने के बजाय हमने इनको व्हाइट ब्लड सेल्स बोल दिया, ठीक है। दे आर कलरलेस बिकॉज दे लैक हीमोग्लोबिन, ठीक है। इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होती, अगर प्रेजेंट होती तो क्या होता, इनका रेड कलर हो जाता, ठीक है। अब जो WBCs है उनका क्या काम है, उनका सबसे ज्यादा मेन रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर वो क्या डिफेंस का काम करेंगे, ठीक है। डिफेंस का मतलब होता है अगर कोई भी बाहर से कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, ठीक है, कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उनको किल करने का काम किसका होगा, उनको किल करने का काम होगा हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है। ये क्या करेंगी, इनके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, मतलब एक इस तरीके की संरचना होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, फाइट करती है
पैथोजेंस के अगेंस्ट। पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन को हम क्या बोलते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद 10 दे एक्ट एज सोल्जर्स। ठीक है, स्क्वेंजर्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, हम इनको क्या बोल सकते हैं? हम इनको अपनी बॉडी के सोल्जर भी बोल सकते हैं। जैसे कि सोल्जर क्या करते हैं? सोल्जर भी तो जो हमारे मतलब बॉर्डर पे बैठे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? जब कोई दूसरे देश से हमारे देश पर आक्रमण करता है तो उस टाइम पे हमारे डिफेंस का काम करते हैं ना, हमें बचाने की कोशिश करते हैं उन्हें किल करके। ठीक है, उन्हें किल करके हमें बचाने की कोशिश करते हैं। सेम वही काम कौन करेंगे? हमारी WBCs करेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स करेंगी। ठीक है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगी? अगर बाहर से कोई भी पैथोजन आया है, ऐसा ऑर्गेनिज्म आया है, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या कर सकता है? किसी बीमारी को उत्पन्न कर सकता है, डिजीज कॉज कर सकता है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये एज ए सोल्जर, ठीक है, ऐसे अपने धनुष बाण इकट्ठे करके क्या कर देंगे? उनके ऊपर मारना शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये कुछ ना कुछ एंजाइम सिक्रेट करते होंगे, कुछ ना कुछ तो ये करते होंगे, या तो उस पैथोजन को खा जाते होंगे, ठीक है, या फिर एंजाइम सिक्रेट करके ब्लास्ट कर देते होंगे उसको, कुछ तो करते होंगे, वो हम अभी पढ़ेंगे ये क्या करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिफेंस करते हैं। ठीक है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से हमें बचाते हैं कि कहीं वो हमें बीमार ना कर दें। दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अमीबॉइड मूवमेंट। ये क्या करते हैं? ये कैपेबल होते हैं अमीबॉइड मूवमेंट करने में। इसका मतलब क्या है? ये अपनी शेप को थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो कितने टाइप की होती हैं? जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो मोनोसाइट, बेसोफिल, ठीक है, एसिनोफिल और लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं? हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। 5 तरीके की व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में इतना पता चला कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स एक तरीके से हमें डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। ये हमें डिजीज से बचाने का काम करती हैं। ठीक है, अब इसके टाइप बता दिए, तो मैं एक काम करती हूँ, पहले थोड़ा सा खुद ही बता देती हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, आई थिंक इतना ठीक है। ठीक है, जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या करेंगी? वो होती हैं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। ठीक है, अब ये जितनी भी हमें व्हाइट ब्लड सेल्स दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी ब्लड सेल्स क्या करेंगी? हमारी बॉडी को डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचाने का काम करेंगी। मतलब अगर कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो उसे किल करने का काम करेंगी। ठीक है, सबसे पहले कोशिश कौन करेगा उसमें? तो देखो, सबसे पहले ये न्यूट्रोफिल सेल्स आएंगी। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल नाम के जो हमारे ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगी? आ जाएंगी। अभी अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी बैक्टीरिया ने क्या कर दिया? एंटर कर दिया। ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया ने क्या कर दिया? हमारी बॉडी में एंटर कर दिया। उस टाइम पे सबसे पहले कौन जाएंगी? सबसे पहले जाएंगी हमारी न्यूट्रोफिल। ठीक है, सबसे पहले कौन जाएंगी? हमारी न्यूट्रोफिल जाएंगी पहले नंबर पे। और ये न्यूट्रोफिल करेंगी क्या? क्या कर सकते हैं न्यूट्रोफिल? उसको किल करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, एक तरीके से वो अपने क्या करेगा? अस्त्र शस्त्र लेके मिलेगा, ठीक है, पैथोजन, फिर ये क्या करेंगी? वहां पे जाके उसको किल करने का काम करेंगी। ठीक है, उसको किल करने का काम करेंगी, उसको इनगल्फ करने का काम करेंगी, खाने का काम करेंगी। ठीक है, अब जो पैथोजन आया है वो भी छोटे ही साइज का होगा, लेकिन ये जो न्यूट्रोफिल्स होती है ना, ये उससे भी ज्यादा छोटे साइज की होती हैं। ठीक है, लेकिन इनका काम हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस करने का काम है। ठीक है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम है। तो ये क्या करेंगे? उस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स जा करके चिपक जाएंगे और उसको खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, फैगोसाइटोसिस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फैगोसाइटोसिस करना शुरू कर देंगे, सेल की एनग्लफिंग करना शुरू कर देंगे, उसको खाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब अगर सेल को इसने खाना शुरू कर दिया तो हो सकता है ये उसको डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को किल कर दे। ठीक है, अब हमें दुश्मन को कभी भी
क्या नहीं समझना चाहिए, कमजोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आया है, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आया है, हो सकता है वो इस सेल से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है ना। तो जब तक इनसे लड़ा जाएगा, न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी के अंदर लड़ेंगी, ठीक है। अगर वो उसको किल कर सकी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किल नहीं कर सकी तो क्या होगा, तो वो इनको डिस्ट्रॉय कर देगा एक बार के लिए, ठीक है। जो सेल्स उसके पास जाएंगी भाई वो भी तो दोबारा अटैक करेगा ना हमारे ऊपर, तभी तो इनको किल करेगा। अब अगर मान लो न्यूट्रोफिल्स क्या होगी, हमारी किल होगी, डिस्ट्रॉय होगी, जो भी मान लो, ठीक है। उसके बाद कौन जाएगा, उसके बाद ये सिग्नल भेजेगा मोनोसाइट के पास, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे कौन, मोनोसाइट रेडी हो जाएंगी। मोनोसाइट क्या करेंगी, मोनोसाइट उससे थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है, न्यूट्रोफिल से थोड़ी सी बड़ी होती हैं, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल क्या, न्यूट्रोफिल तो हार गई हैं, अब उन्होंने बोला मोनोसाइट को, ठीक है, मोनोसाइट को बोला कि अब तू जा मेरी जगह, ठीक है, और उसको किल करके आ, अब मेरे गुस्सा उठ गया, ठीक है। तो फिर मोनोसाइट क्या करेगा, गुस्से गुस्से में जा करके उस पैथोजन को बिल्कुल अच्छी तरीके से किल कर देगा, उसको खा जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। उसको पूरा खा जाएगा तो बैक्टीरिया किल कर दिया, ठीक है। अब जब वो उससे लड़ रहा था, ठीक है, उसको मारने से पहले जब वो उसको लड़ रहा था, ठीक है, और बाद में मार भी देगा, लेकिन उस प्रोसेस को याद करो जब वो उसके साथ में लड़ाई कर रहा है, किसके साथ, पैथोजन के साथ। अब मोनोसाइट की और पैथोजन की लड़ाई हो रही है, ठीक है, लड़ाई हो रही है, ये उसको खाए जा रहा है, उसको हराने को है, ठीक है। तभी आकर के लिम्फोसाइट हमें बोलेंगी कि रुक ना, ठीक है, मोनोसाइट को क्या बोलेंगे कि रुक, हमारे पास ऐसे एंजाइम्स हैं, ठीक है, हमारे पास बॉम्ब के गोले हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, हमारे पास बॉम्ब के गोले हैं, ठीक है। अब वो बॉम्ब के गोले क्या है कि हमने कुछ एंजाइम्स ऐसे बना रखे हैं कि वो उसको, पैथोजन को बिल्कुल किल कर सकते हैं, हम दूर से ही फेंक फेंक के मारेंगे उनको, ठीक है। पैथोजन के हमारे पास क्या है, गोले पड़े हुए हैं, ठीक है। तो फिर मोनोसाइट बोलेगा अगर तेरे पास पहले ही ऐसे एंजाइम्स थे या फिर बम के गोले थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मेरे इसको बेचारे न्यूट्रोफिल को मरवा दिया, ठीक है। तो फिर ये क्या बोलेगा कि मेरे पास बम के गोले हैं तो, लेकिन एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, इसके अंदर ये दिक्कत है कि लिम्फोसाइट वो बॉम्ब के गोले तभी बना सकता है जब वो पैथोजन दूसरी बार बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है। अगर पहली बार कोई बॉडी में एंटर कर रहा है पैथोजन, तो उससे तो कौन निपटेगा, सबसे पहले तो हमारा न्यूट्रोफिल निपटेगा, उसके बाद मोनोसाइट निपटेगा, ठीक है। अब जो लिम्फोसाइट है उसके अंदर वो बॉम्ब के गोले तो बने हैं, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आया है ना पैथोजन, तो वो उसको बिल्कुल नहीं जानता, अब जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, ठीक है, तो उसके ऊपर अटैक भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब दूसरी बार वही पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा, तो ये जो लिम्फोसाइट है वो क्या करेंगे, हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, किससे, उन पैथोजन से, और सीधे जा करके वो बॉम्ब के गोले उनके ऊपर डालेंगे और पैथोजन को किल कर देंगे, ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, कौन आया, उसके बाद आई बेसोफिल्स, ठीक है, उसके बाद कौन आई, बेसोफिल्स आई। अब ये बेसोफिल क्या करेंगी, बेसोफिल का काम भी हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, डिफेंस करने का काम होता है, ठीक है, हमारी बॉडी को बचाने का काम होता है। बेसोफिल की एक खास बात है कि ये दो चीजों को सिक्रीट करेगी, ठीक है। बेसोफिल क्या करेगी, बेसोफिल हमारे बॉडी के अंदर दो चीजों को सिक्रीट करेगी, एक तो हिपेरिन, हिपेरिन करती तो एक और को है, बट अभी जो हमें जरूरत है उसी के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हिपेरिन को क्या करेगी, ये सिक्रीट करेगी, और दूसरा किसको करेगी, दूसरी कुछ पहले हिपेरिन के बारे में सुनो। हिपेरिन क्या होती है, हिपेरिन हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, ब्लड क्लॉटिंग, अगर मान लो किसी के चोट लगी तो उस टाइम पे जो क्लॉट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो क्लॉट की फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, ये थ्रोम्बोसाइट वगैरह, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। फाइब्रिनोजन है वो क्या करेगा, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, ब्लड जो अलग अलग चीजों को क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो पहुंचाने का काम कर रहा है, अगर ब्लड हमारे बॉडी के, क्लॉटिंग किस वजह से होती है, क्लॉटिंग हमारे भले के लिए होती है कि अगर हमारी बॉडी में कोई कट लगा है तो वहां से एक्सेसिव लॉस ना हो जाए ब्लड का, ठीक है। अगर ब्लड का लॉस हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर अगर क्लॉट बाहर तो बन रहे हैं जहाँ पे हमें इंजरी हुई है तो है बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर मान के चलो हमारी बॉडी के अंदर किन्हीं टिश्यू सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है, या फिर फूड मटेरियल की जरूरत है, और ब्लड क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता करता उस फूड को उस सेल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब बीच में,
ठीक है, उसके रास्ते के अंदर अगर क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाए तो क्लॉट की फॉर्मेशन का मतलब वहां पे खून का थक्का जम जाएगा। ठीक है, अब वो जम जाएगा, उसके कारण ब्लॉकेज हो जाएगी नसों के अंदर। अगर ब्लॉकेज हुई तो वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आगे तक नहीं हो पाएगी, वो फूड आगे तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। उसकी ट्रांसपोर्टेशन रुकने के कारण जो सेल है वो डेड हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर मानो वो सेल अगर ब्रेन की है, ठीक है, या फिर हमारे कोई भी बॉडी पार्ट है, सारी सेल्स ही इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर होगा? जैसे कि अगर हमारे दिमाग को, ब्रेन की जो नसें हैं, ठीक है, उनको अगर ज़रूरत है, वहाँ की सेल्स जो हैं उनको ज़रूरत है ऑक्सीजन की, फूड की, अगर टाइम पे नहीं पहुंची तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी पूरा का पूरा डैमेज हो सकता है, जिसके कारण पूरी बॉडी डैमेज हो। ठीक है, तो हम बिल्कुल भी अलो नहीं कर सकते कि हमारी बॉडी के अंदर अनवांटेड ब्लॉक्स बने, अनवांटेड क्लॉटिंग हो। ठीक है, उस अनवांटेड क्लॉटिंग को बॉडी के अंदर जो हो सकती है उसको रोकने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? हिपेरिन होता है। और इस हिपेरिन को सिक्रेट कौन करता है? इस हिपेरिन को हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें जो बेसोफिल टाइप की जो सेल है वो हिपेरिन को क्या करती है? सिक्रेट करती है। ठीक है, और क्या चीज प्रेजेंट होती है? और बेसोफिल का क्या काम होगा? एक बेसोफिल का काम होता है जो हमारे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं ना, एलर्जिक रिएक्शंस को दिखाने का काम करती है ये। ठीक है, जैसे कि कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, नाक में एंटर कर गया, ठीक है, सबसे पहले तो जो हमारे नेजल हेयर्स होंगे, म्यूकस होंगे, वो पूरा पूरा एफर्ट लगाएंगे कि उस पैथोजन को बाहर ही रोक लें, ठीक है, बॉडी से बाहर निकाल दें, लेकिन फिर भी एंटर कर गया। फिर जब वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है, तो ये बेसोफिल सेल्स क्या करेंगी? ये बेसोफिल व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगी। ठीक है, वो पैथोजन अंदर घुस गया तो ये बेसोफिल्स जाके क्या करेंगी? हमारे आंखों में से जैसे कि आंसू आते हैं, ठीक है, नाक में से जो पानी आता है, ठीक है, बार बार छींकें आती हैं, तो ये क्या है? एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हैं। अगर किसी को एलर्जी होगी तो उसको छींकें आएंगी, ठीक है, आंखों में से पानी आएगा, नाक में से पानी आएगा, ठीक है, ये क्या होते हैं? एलर्जिक रिस्पॉन्सेज। और ये एलर्जिक रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस कौन करता है? हमारी बेसोफिल सेल्स सिक्रेट आउट करती हैं सब्सटेंसेस, वो हमारे एलर्जिक रिस्पॉन्सेज को शो करने का काम करते हैं। उसके बाद जो हमारे एसिनोफिल हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे? ये भी डिजीज के अगेंस्ट लड़ने का काम करेंगे, ठीक है, ये भी सोल्जर ऑफ द बॉडी होती हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ये अटैक करती हैं पैथोजन के ऊपर, ठीक है, स्पेशली किन पैथोजन्स के ऊपर? अब जैसे कि मान के चलो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, इंटेस्टाइन में कौन आ गया? पैरासिटिक वोम, ठीक है, इनका सबसे मेन काम क्या होता है? जो हमारे पैरासाइटिक वोम्स होते हैं, ठीक है, पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पे रह करके वहां से न्यूट्रिशन सक करते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंटर कर जाता है और वो हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंच गया, इंटेस्टाइन में हमारा बहुत सारा फूड मटेरियल होता है, ठीक है, बहुत सारा फूड मटेरियल अगर इंटेस्टाइन में है तो ये वोम क्या करेंगे? ये पैरासाइटिक वोम हमारी इंटेस्टाइन को खाना शुरू कर देंगे। पहले तो किसको खाएंगे? उसमें जो फूड है उसको खाएंगे, उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन के वॉल्स को भी ये खाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये पैरासाइटिक वोम्स को किल करने का काम कौन करेंगे? एसिनोफिल सेल्स क्या करेंगे? हमारे पैरासाइटिक वोम्स को किल करने का काम करेंगी। इतनी बात आई समझ में, ठीक है, कि इन सारी सेल्स का फंक्शनिंग पता चल गई कि सबसे पहले ये न्यूट्रोफिल डील करेंगे, उसके बाद मोनोसाइट्स डील करेंगी, ठीक है, पैथोजेंस के साथ, उसके बाद फिर लिम्फोसाइट आएंगी, ठीक है। लिम्फोसाइट एक बार जब रिकॉग्नाइज कर लेती हैं पैथोजन को तो दूसरे टाइम पे क्या कर देती हैं? वो बॉम्ब के गोले बनाना शुरू कर देती हैं जो कि पैथोजन को किल करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बेसोफिल सेल्स होती हैं वो एंटी एलर्जिक जो रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगी? प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हमें दिखाई दें इसके लिए चीज़ों अलग अलग टाइप की सिक्रेशन करेंगी, ठीक है, और ये हिपेरिन का सिक्रेशन करेगी जो हमारे ब्लड के अंदर अनवांटेड क्लॉटिंग होने से बचाएगा, ठीक है। लास्ट में जो हमारी एसिनोफिल्स हैं वो क्या करेंगी? पैरासाइटिक वोम्स को किल करने का काम करेंगी बाई पैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये क्या कर लेंगे? उस सेल को, उन वोम्स को क्या कर लेंगे? इनकलफ कर लेंगे, खा जाएंगे उन पर अटैक। इस तरीके से व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या करेंगे? हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करेंगी, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हमारी बॉडी को बचाने का काम करेंगी, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स के बारे में और व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनके जो टाइप हैं उनके बारे में देख लो, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? उनको हम ल्यूकोसाइट्स विद द
absence of granules। हाँ, अब जो ये हमारी 5 टाइप की सेल्स जो मैंने आपको बताई थी कि हमारे बॉडी के अंदर 5 तरीके की व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, 5 तरीके की व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब वो जो 5 तरीके की व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनको हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। किस किस में? एक तो हम उनको डिवाइड कर सकते हैं ग्रैन्युलोसाइट में, एक एग्रेन्युलोसाइट में। अभी 5 सेल्स हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे कि इसमें डॉट डॉट लाइक के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ग्रैन्यूल्स से प्रेजेंट है। ग्रैन्यूल्स का मतलब है दाने से प्रेजेंट है। अब इन 3 सेल्स के अंदर तो हमें ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो गए, ग्रैन्युलोसाइट टाइप की सेल्स होगी। और जिनके अंदर जो बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रही है, जिनके अंदर ये न्यूक्लियस सा दिखाई दे रहा है हमें, ये क्या होगी, एक ग्रैन्युलोसाइट टाइप की व्हाइट ब्लड सेल्स होगी, ठीक है। तो ग्रैन्यूल्स का यही मतलब है। अब उसके बाद ये भी पढ़ लिया था, हाँ, उसके बाद अब ये जो ल्यूकोसाइट्स विद द प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है। ऐसी ल्यूकोसाइट बोल दो या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। ऐसी व्हाइट ब्लड सेल्स जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो, ये दाने से प्रेजेंट हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, ग्रैन्युलोसाइट टाइप की सेल्स हैं। उनके अंदर कौन कौन थी, न्यूट्रोफिल भी ग्रैन्युलो टाइप साइट की, क्या बोला था क्या बोला था अभी, ग्रैन्युलोसाइट टाइप की सेल्स होंगी, ठीक है, भुला देते हो बार बार। अराउंड 60 to 65% ऑफ WBCs आर न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स कौन थी, न्यूट्रोफिल्स वो थी जो सबसे पहले अटैक करने के लिए जा रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर व्हाइट ब्लड सेल पहले ही 1% प्रेजेंट होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी होनी जरूरी है, जो सबसे पहले लड़ने जाएगी, ठीक है, जो सबसे पहले सेना लड़ने जा रही है उसकी जो सेल्स हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि वो शुरुआत में ही क्या कर दे, पैथोजन को किल कर सके। तो ये 60 to 65% हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस का क्या मतलब है, ये प्रेजेंट है इसकी न्यूक्लियस, 2 से ज्यादा इसके अंदर लोब्स प्रेजेंट है। लोब्स का मतलब है कि यहाँ पे देखो एक न्यूक्लियस सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सारे कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब न्यूक्लियस तो ये एक ही है, न्यूक्लियस एक ही है, लेकिन इसके अंदर लोब्स प्रेजेंट है, ठीक है। और वो लोब्स कितनी है, 2 से ज्यादा है, तो हम इसे बोल देंगे मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है इसके। न्यूट्रोफिल्स ऑल्सो द फर्स्ट सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम टू रिस्पॉन्ड। वही बात बताई है कि अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो ये वो पहली सेल्स होती हैं जो जाके उनके साथ क्या करेंगी, फाइट करने का काम करेंगी, ठीक है। ये पहली सेल्स ऐसी होती हैं जो वहां पे फाइट करने का काम करती हैं। परफॉर्म फैगोसाइटोसिस मतलब ये क्या करती हैं, सेल को इनगल्फ करने का काम करती हैं, सेल को खाने का काम करती हैं, ठीक है। किसकी सेल को, जो हमारा पैथोजन आया है उसकी सेल को, ठीक है। अगर ऐसे कोई पैथोजन आ गया, उसके ऊपर बहुत सारी न्यूट्रोफिल्स आके अटैक कर देंगे और उसको खाने की कोशिश करेंगी, ठीक है। अगर इससे किल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट जो स्लाइड पे चलेंगे वो सेल्स आकर के क्या करेंगे, उसको किल करने का काम करेंगे। दे आर प्रीडोमिनेंट सेल विच इज प्रेजेंट इन द पस, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारे पस निकलना शुरू हो जाते हैं, कहीं पे चोट लगी और वो अच्छे से ठीक नहीं हुई, तो वहां से पस निकलना शुरू हो जाता है। तो उस पस के अंदर भी ज्यादातर अमाउंट किसकी मिलती है, हमें इन्हीं व्हाइट ब्लड सेल्स की उसके अंदर क्वांटिटी मिलती है, न्यूट्रोफिल्स की हमें उसके अंदर संख्या मिलती है। उसके बाद बेसोफिल्स, बेसोफिल्स से पहले तो एसिनो मोनोसाइट्स, हाँ, उसके बाद किसका काम था, मोनोसाइट्स का काम था, ठीक है। जब न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाएंगी, न्यूट्रोफिल्स जब किल हो जाएंगी, पैथोजन उसको किल कर देगा, पैथोजन अगर हमारे न्यूट्रोफिल्स से भी ज्यादा शक्तिशाली आ गया तो न्यूट्रोफिल्स को किल करेगा। न्यूट्रोफिल्स के हारने के बाद वहां पे जाएंगी मोनोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स क्या होती हैं, न्यूक्लियस इज जनरली हाफ मून शेप्ड, ठीक है, किडनी शेप्ड बोल दो, हाफ मून शेप्ड बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसका क्या होता है, ये किडनी हाफ मून शेप का क्या होता है, इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके अंदर यहाँ पे ग्रैन्यूल्स भी दिख रहे हैं, तो ये कौन से टाइप की हैं, ग्रैन्युलोसाइट टाइप की सेल्स हैं। किडनी शेप्ड सेल्स होती हैं जो कि 6 to 8% ऑफ WBC, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स खुद कितनी प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, 1%, उस 1% में से भी 6 से 8 कौन प्रेजेंट होंगे, हमारे मोनोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, गार्बेज ट्रक ऑफ द इम्यून सिस्टम। गार्बेज ट्रक का क्या मतलब है, जब इन्होंने जा करके, ठीक है, जो हमारी न्यूट्रोफिल्स जिनको किल नहीं कर सकी थी पैथोजेंस को, उनको जाके गुस्से में क्या करेंगे, किल करेंगे और उनके ट्रक भर भर के, मतलब उनको इकट्ठा करके बॉडी से बाहर निकलवा देंगे,
ठीक है, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, गार्बेज ट्रक भी बोल सकते हैं। दे परफॉर्म फेगोसाइटोसिस, ये भी क्या करेंगे, सेल को इनगल्फ करने का काम करेंगे, ठीक है, और क्या कर देंगे, जहां पे हमारी इंजर्ड साइट है, जहां पे हमें चोट लगी है, ठीक है, वहां पे जाके इकट्ठी हो जाएंगी और पैथोजेंस को खाने का काम करेंगे, सेल ईटिंग का काम करेंगी, ठीक है, ये होती है। उसके बाद कौन थी हमारी, बेसोफिल्स आई थी, ठीक है। बेसोफिल्स का क्या काम था, बेसोफिल्स आर लिस्ट कॉमन ऑफ द ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है, इसके अंदर भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ये दाने से प्रेजेंट है, तो हम बोल देंगे इनको कि ग्रैन्युलोसाइट टाइप की सेल्स हैं। दूसरी चीज, ये हमारे ब्लड के अंदर, व्हाइट ब्लड सेल के अंदर कितनी प्रेजेंट होती है, 0.5 to 1% ऑफ द WBC, वो कितनी प्रेजेंट थी, 6 से 8% तक प्रेजेंट थी व्हाइट ब्लड सेल्स में, और ये कितनी प्रेजेंट है, बेसोफिल्स 1% के अमाउंट में ये प्रेजेंट होती हैं। बेसोफिल्स का काम क्या था, ये सेरोटोनिन हार्मोन बनाती थी, हिस्टामिन और हिपेरिन, हिपेरिन का काम बता दिया था कि एंटी कोएगुलेंट होता है, एंटी कोएगुलेंट, ठीक है, मतलब कोएगुलेशन को रोकेगा, हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग होने से ये बचाएगा, कहाँ पे, हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं उनके ऊपर, जहाँ पे जरूरत है वहां पे तो क्लॉटिंग होगी, बॉडी के बाहर तो क्लॉटिंग होगी, ठीक है। हिस्टामिन क्या कर रहा था, हिस्टामिन हमारी बॉडी के अंदर जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेस थे, ठीक है, जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेस थे, एलर्जिक रिस्पॉन्सेस को क्या कर रहा था, शो करवा रहा था, ठीक है, जैसे कि छींक आ रही थी, आंख बह रही थी, नाक बह रही थी, तो किसके कारण थी, हमारे हिस्टामिन के कारण थी, और इसके लिए हम क्या लेते हैं, एंटी हिस्टामिन की दवाइयां ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि सेरोटोनिन, सेरोटोनिन जो है, सेरोटोनिन को छोड़ो, एंटाहिस्टामिन क्या होती है, ऐसी दवाइयां होती हैं कई सारी जो हम दवाइयां लेते हैं ना, ठीक है, उन गोली जो हम टैबलेट्स लेते हैं उनके पत्ते के पीछे भी लिखा हुआ होता है कि एंटी क्या है, हिस्टामिन है, ठीक है, मतलब हमारे एलर्जिक रिस्पॉन्सेज को रोकने का काम कौन करेंगी, ये एंटी हिस्टामिन की जो हमारी दवाइयां होती हैं वो क्या करती हैं, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज को रोकने का काम करती हैं। कई बार किसी के एसिडिटी की दिक्कत होती है, तो उस टाइम पे जो एसिडिटी का मतलब होता है ज्यादा एसिड हमारे स्टमक के अंदर सिक्रीट हो गया, ठीक है, अब उसको रोकने के लिए भी कई बार हम एंटी हिस्टामिन की टैबलेट्स ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पास ये सिग्नल जाएगा कि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, हमारे HCl सिक्रीट हो रहा है, तो उसके कारण भी थोड़ी सी रिलीफ मिल जाती है, ठीक है। सेरोटोनिन की हमें बात करने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, हमारा हिपेरिन है, उसके बाद थोड़ा बहुत हिस्टामिन के बारे में जानकारी जरूरी है, ठीक है। न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड, न्यूक्लियस कैसा होगा, उसके अंदर दो प्रेजेंट होंगी लोब्स, ठीक है, दो लोब्स का क्या मतलब है, देखो न्यूक्लियस तो एक ही है क्योंकि पूरा का पूरा कनेक्टेड स्ट्रक्चर है, अब इसके अंदर एक उभरा हुआ पार्ट यहाँ पे है, एक उभरा हुआ पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो टोटल दो लोब्स प्रेजेंट होती हैं। बेसोफिल्स के बारे में इतना ही बता रखा है। अब उसके बाद कौन प्रेजेंट होगा हमारे, उसके बाद प्रेजेंट होगी इट मेक, अब आ गई एसिनोफिल्स, ठीक है, एसिनोफिल्स क्या होती हैं, एसिनोफिल्स हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर 2 से 3% के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इनका भी क्या काम है, इनका भी हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस का काम है, ठीक है, इसके अंदर भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये ग्रेन्युलोसाइट की कैटेगरी में आ गई। न्यूक्लियस इसका बाइलोब्ड होता है, मतलब दो लोब्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, दे प्ले ए वाइटल रोल इन डिफेंस ऑफ द पैरासाइटिक इन्फेक्शन, अभी भी बताया था कि ये क्या करती हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन के थ्रू क्या करती हैं, हमें पैरासाइटिक इन्फेक्शन होने से हमें बचाती हैं, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर अगर कोई भी पैरासाइटिक वॉर्म्स अगर एंटर कर जाता है तो उनको किल करने का काम कौन करेंगी, एसिनोफिल्स उनको किल करने का काम करेंगी, वहां पे कोई और टाइप के WBCs नहीं आएंगे उनको किल करने के, क्योंकि पैरासाइटिक वॉर्म्स को मारने का काम किसका होता है, एसिनोफिल्स का काम होता है। दे कंटेन लाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम्स, इस सेल के अंदर ऐसे एंजाइम्स भरे हुए होते हैं जो कि क्या करेंगे, उस पैथोजन के ऊपर एक्ट करके उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको किल कर देंगे, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे, किल कर देंगे, मेम्ब्रेन किल करने के बाद तो हम उसको अपने आप ही देख लेंगे, ठीक है, ये काम होता है किसका, हमारा एसिनोफिल्स का। एसिनोफिल्स क्या करेंगे, पैरासाइटिक वॉर्म्स को किल करने का काम करेंगे। मोनोसाइट्स के बारे में अब है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होती है, लिम्फोसाइट को हम बोलते हैं नेचुरल किलर ऑफ द सेल्स। नेचुरल किलर का क्या मतलब है, देखो लिम्फोसाइट की एक बात और बताई थी कि लिम्फोसाइट की है ना, एक बुरी आदत बोल दो या अच्छी आदत बोल दो, अपने हिसाब से बोल देना, ठीक है। लिम्फोसाइट का क्या काम है, लिम्फोसाइट पैथोजन को किल करने के लिए एटम बॉम्ब तो बना लेती है,
ठीक है। लेकिन इनके अंदर बुरी बात ये है कि फर्स्ट टाइम में पैथोजन के लिए ये कुछ नहीं कर सकते। जब दूसरी बार सेम पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तब तो किसी भी व्हाइट ब्लड सेल को आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही संभाल लेंगे, लिम्फोसाइट क्या करेंगे उस पैथोजन को डायरेक्टली जाके किल कर देंगे। लेकिन कब करेंगे? जब वो दूसरी बार एंटर करेगा। जब पहली बार एंटर करेगा तब तो हमें न्यूट्रोफिल्स की, बेसोफिल्स की, उन्हीं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दूसरी बार ये क्या होती है? नेचुरल किलर। ठीक है, नेचुरली हमारी बॉडी में अगर किसी पैथोजन ने एंटर किया तो अपने आप, अगर दोबारा एंटर किया है तो अपने आप संभाल लेंगे। ठीक है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी डिफेंस। बॉडी डिफेंस में बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती हैं। ठीक है, ये क्या कर देती हैं? इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। जो हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस आएंगे सेकंड टाइम जब एंटर करेंगे, ठीक है, पहली बार तो क्या करेगी? ये उन डेड बॉडीज को देख करके ये पहचानेगी, अच्छा ये है। ठीक है, इनकी फिर अच्छे से इंक्वायरी करके फिर क्या बना देगी? एंटीबॉडीज बना देगी। ठीक है, इनको किल करने के लिए ऐसे एक तरीके से सेनापति तैयार कर देगी। ठीक है, कि कौन इनको किल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो उनके ऊपर सीधा अटैक करके उनको क्या कर देंगी? किल कर देंगी। तो एंटीबॉडीज को बनाने का काम ये करवाएंगी। ठीक है, ये 20 to 30% हमारे ब्लड के व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दे हैव लार्ज न्यूक्लियस एंड सेंटी साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म कम प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा बड़ा प्रेजेंट होता है। हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसका न्यूक्लियस कितना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, और इसका साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा कम है। और ये बात बिल्कुल भी मत भूलना कि WBCs जो हैं वो पूरे ब्लड के अंदर कितनी प्रेजेंट है? सिर्फ 1% प्रेजेंट है। उसी 1% में से हमने क्या कर रखा है? इस परसेंटेज में बांट रखा है। ठीक है, तो 20 to 30% जो हमारे लिम्फोसाइट प्रेजेंट हैं वो ब्लड में प्रेजेंट नहीं है, वो WBCs की 20 to 30% है। ठीक है, ब्लड के अंदर कितनी है? 1% का भी कुछ हिस्सा है। उसके बाद है प्लेटलेट्स। क्या होती हैं? प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट आर स्मॉल कलरलेस फ्रेगमेंट इन आवर ब्लड दैट फॉर्म क्लॉट। ठीक है, ये क्या करती हैं? प्लेटलेट्स का कोई कलर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई कलर्ड पिगमेंट भी प्रेजेंट नहीं होती। जैसे हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसीज थी, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स थी, उनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम की एक पिगमेंट थी जो कि रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, लेकिन जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो कलरलेस होती हैं। ठीक है, उनके अंदर कोई कलर नहीं होता, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं? कि इनके अंदर कोई पिगमेंट भी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये जो कलरलेस थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोल दो या प्लेटलेट्स बोल दो, ठीक है, ये क्या करेंगी? हमारे ब्लड के अंदर क्लॉट की फॉर्मेशन कराएंगी। ठीक है, अब क्लॉट की फॉर्मेशन क्यों होगी? जैसे कि हमारे जब बाहर कोई भी इंजरी लग जाती है, ठीक है, अगर हमें इंजरी हुई कोई, तो वहां से बहुत सारा ब्लड लॉस होने की संभावना रहती है। ठीक है, जैसे कि हाथ पे कट लग गया तो वहां से बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है, और वो ब्लड लॉस ना हो इसके लिए वहां पे क्लॉट की फॉर्मेशन करी जाती है। ठीक है, ऐसे खुरंड साथ देखते हैं ना, जब कभी चोट लग जाती है तो वो जो जम जाता है ना हमारा खून बाहर आके, वो किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स के कारण क्या होगा? हमारे क्लॉट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए, ताकि हमारा खून ज्यादा ना बहे। प्लेटलेट आर मेड ऑफ आवर बोन मैरो। ठीक है, प्लेटलेट्स कहाँ पे फॉर्मेशन होती है? इनकी बोन मैरो के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती। ठीक है, बोन मैरो के अंदर ही किसकी फॉर्मेशन हो रही थी? हमारी रेड ब्लड सेल्स की भी बोन मैरो के अंदर ही फॉर्मेशन हो रही। और डेथ कहाँ पे होती है इनकी? डेथ होती है इनकी स्प्लीन के अंदर। ठीक है, स्प्लीन, प्लीहा जिसको बोलते हैं, स्प्लीन के अंदर क्या होती है? इनकी डेथ होती है। आरबीसीज की भी डेथ स्प्लीन के अंदर ही होती है। फंक्शंस ऑफ द ब्लड। अब ये जो ब्लड के बारे में हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनके बारे में तो हमने ये देख लिया कि ब्लड सेल्स क्या करती हैं, प्लाज्मा क्या काम करता है। अब कंप्लीट अगर ब्लड की फंक्शनिंग देखें कि ब्लड क्या काम करता है, तो इसको हम राइट कैसे करेंगे वो देखो। बात सारी बता रखी है पहले भी। जो हमारा सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसके अंदर सबसे मेन रोल किसका होता है? हमारा ब्लड का भी होता है। इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन करने का काम होता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? हमारे डाइजेस्टिव जो फूड है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। और ये हॉर्मोन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करेगा। मतलब इसका एक काम क्या है? इसका एक काम है हमारे ट्रांसपोर्टेशन करने का। दूसरी चीज, अब देखो,
ब्लड ऑल्सो कैरी ग्लूकोज फ्रॉम लीवर टू द मसल्स, ठीक है, हमारी लीवर से क्या करता है ये मसल्स तक ग्लूकोज को भी पहुंचाता है, ठीक है, क्योंकि हमारी लीवर कौन सी साइट होती है, हमारी लीवर वो साइट होती है जहाँ पे स्टोर्ड फॉर्म में हमें ग्लाइकोजन मिल सकती है, ठीक है, हमारी जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है वो हमारे लीवर के अंदर, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर अगर हमने बाद में खाना नहीं खाया, ठीक है, जैसे कि किसी ने व्रत रख रखा है, उस टाइम पे भी तो सेल्स को किसकी जरूरत है, एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी के लिए फूड की। अब फूड हमने बाहर से तो खाया नहीं, तो जो हमने कभी पहले ज्यादा खाना खाया होगा तो वहां से जो स्टोर्ड फॉर्म में क्या बन जाता है, हमारे ग्लाइकोजन बन जाता है, तो वो ग्लाइकोजन क्या होती है, धीरे धीरे निकल करके बॉडी की सेल्स तक पहुंचती रहती है, जहां पे उसका ऑक्सीडेशन होकर हमें एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है। ब्लड क्या करता है और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को भी बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी मटेरियल कैसे, जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, और उसको किडनी तक पहुंचा के यूरिन के थ्रू बाहर निकलवा देता है। और ब्लड का क्या काम कर सकता काम होता है, ब्लड हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए काम करता है, ठीक है। अब मेंटेन करने का क्या मतलब है, हमारी बॉडी के अंदर अगर ज्यादा हीट है तो उसको क्या करेगा, ज्यादा हीट है क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है, सर्कुलेट करता करता अगर ज्यादा हीट हो गई तो क्या होगा, हमारी बॉडी की सरफेस पे भी पूरा आके फैल जाएगा ब्लड अंदर की साइड, ठीक है, बाहर नहीं अंदर की साइड, जब वो फैल जाएगा तो एक तरीके से इन्वायरमेंट के ज्यादा क्लोज में होगा, ठीक है, तो यहाँ से हीट उड़ करके कहाँ चली जाएगी, इन्वायरमेंट में चली जाएगी, इससे बॉडी टेम्परेचर भी क्या रहता है हमारा, मेंटेन रहता है, ठीक है। हाथ की बात नहीं है, पूरी बॉडी की यही बात है, अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, जो हमारी बाहर जहां तक ये आ सकता है, ठीक है, हमारी जो स्किन होती है उसके नीचे स्प्रेड हो जाएगा, उसके कारण जो हीट होगी वो इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएगी, ठीक है, इन्वायरमेंट में आने के कारण हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा काम है इसने ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना है। ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा ये हम बता चुके हैं कि हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स 44% प्रेजेंट होती हैं, और वो रेड ब्लड सेल्स रेड हीमोग्लोबिन के कारण है। हीमोग्लोबिन की खास बात होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकती है, बाइंड कर सकती है, जुड़ सकती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ऑक्सीजन को हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या करेगी, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, आयरन और प्रोटीन पार्ट, ठीक है, आयरन और प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी, ठीक है, और इससे क्या कर देगी, ये ट्रांसपोर्ट कर देगी ऑक्सीजन। ब्लड और क्या करता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज के अंदर, ठीक है, अलग अलग टिश्यूज के अंदर एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको भी लंग्स तक पहुंचाने का काम करेगा। अब लंग्स में जाके कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, डांस तो करेगी नहीं, ठीक है, वहां से क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशन के टाइम पे जब सांस को बाहर छोड़ेंगे उस टाइम पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हवा के साथ बाहर चली जाए, ठीक है। तो ये सारे की फंक्शनिंग किसकी होती है, हमारे ब्लड की होती हैं। तो ब्लड की क्या क्या फंक्शन हो गया काम आज, ठीक है, तो ब्लड की क्या क्या फंक्शंस है वो भी देख लिए हमने, ठीक है, ब्लड की जो कंपोजिशन होती है वो भी देख ली। तो ब्लड का पूरा कंप्लीट टॉपिक हम कर चुके हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने पढ़ना किस किस को है, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में, ठीक है, ब्लड का पूरा टॉपिक हमारा आज इस लेक्चर में हो चुका है। तो ब्लड वेसल्स और हार्ट उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।